In the previous lecture we discussed about some laws which are related to gases only। हमने इससे पुराने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दो लॉज होती हैं जो कि रिलेट करती हैं गैसेस से, और ये दो लॉज थी हमारे पास, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और आखिर में हमने इनके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया था। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जो कि हमारे पास पेज नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है। ये फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स एंड रूल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल क्या होता है। अब हमने बोला था कि द मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिज़िकल स्टेट्स। हमारे पास कोई भी मैटर 3 फिज़िकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो नंबर 1 सॉलिड हो सकती है, नंबर 2 लिक्विड हो सकती है, और नंबर 3 गैसेस हो सकती हैं। सॉलिड के अंदर अगर हम एग्जांपल लें कि सॉलिड कौन से हो सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जैसे हमने पढ़ा कि जो बर्फ़ है वह हमारे पास सॉलिड स्टेट होगी। लिक्विड के अंदर हमारे पास पानी आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं। और गैस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास सुई गैस है, मीथेन गैस है, एयर है, ये हमारे पास गैसियस स्टेट की एग्जाम्पल हैं। हम आ जाएंगे नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है गैसियस स्टेट। लिखा हुआ है नीचे कि इन द गैसियस स्टेट के अंदर द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। क्योंकि ये दूर होते हैं तो देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वजह क्या है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसकी वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसकी वजह से ही ये गैसियस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। नीचे जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दिखाए हुए हैं। क्योंकि वो एक दूसरे से दूर हैं, इसी की वजह से क्या है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं। अब आगे आ जाता है लिक्विड स्टेट। इन द लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज़र टू ईच अदर। लिक्विड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। अगर हम इसको कंपेयर करें गैसेस से तो एक दूसरे से करीब होते हैं। एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स डेवलप स्ट्रॉन्गर, ये बनाते हैं मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बनाते हैं विच इफ़ेक्ट देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आती है डिफ्यूजन, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर एंड द बॉइलिंग पॉइंट। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये किस वजह से इफ़ेक्ट होती हैं, इस वजह से इफ़ेक्ट होती हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और इनकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 2 के ऊपर, और पेज नंबर 2 के ऊपर हेडिंग डली हुई है कि सॉलिड स्टेट्स। तो लिखा हुआ है कि इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, गिविंग देम अ रिजिड फॉर्म, कि एक दूसरे को एक सख्त फॉर्म देते हैं, कोई ना कोई इनकी शेप होती है। देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ऐसे होती हैं कि सो डोमिनेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। वजह क्या है, डोमिनेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं कि इन द सॉलिड स्टेट के अंदर द मॉलिक्यूल्स लुक मोशनलेस। ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा करीब होते हैं मॉलिक्यूल्स, स्पेस नहीं होता इन दोनों इनके दरमियान, कि ये मोशनलेस हमें नज़र आते हैं। ये ना कोई रैंडम मोशन कर सकते हैं, ना ही ये एक दूसरे के ऊपर जैसे वाइब्रेशन हो रही थी पहले वो कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। अब आगे लिखा हुआ है द अरेंज इन रेगुलर पैटर्न्स, ये कोई ना कोई पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। देयरफॉर दे आर डेंसर, जिसकी वजह से ये डेंस होते हैं देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा डेंस होते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि लिक्विड स्टेट, और इसके अंदर हम सिर्फ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे हेडिंग डली हुई है कि इंट्रोडक्शन। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम।
लिक्विड का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट, लेकिन इनकी कोई शेप नहीं होती। लिक्विड वॉल्यूम रखते हैं लेकिन कोई शेप नहीं रखते। अब जैसे नीचे जो डायग्राम बनी हुई है कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, उनका साइज़ अलग अलग है। हमने क्या किया कि जिनका जो साइज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक छोटा कंटेनर है और एक बड़ा कंटेनर है। इन कंटेनर्स के अंदर हमने लिक्विड को डाला तो लिक्विड क्या करेगा, दोनों कंटेनर्स के अंदर चला जाएगा और उसी शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा जो शेप किसी भी कंटेनर की या जिसके अंदर हम लिक्विड डाल रहे हैं उसकी होगी। अब नीचे लिखा हुआ है कि अ लिक्विड अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेगा कि जिसके अंदर इन विच इट इज़ कैप्ट, जिसके अंदर ये रखा गया है उसकी शेप ले लेगा। इसका वॉल्यूम है लेकिन इसकी अपनी कोई शेप नहीं है। जैसे अगर हम कहीं पर भी किसी ग्लास को रखते हैं, ग्लास सॉलिड है, वो किसी दूसरी चीज़ की शेप नहीं लेगा बल्कि अपनी शेप ही अटेन करेगा हमेशा। लेकिन अगर हमने किसी लिक्विड को डाल दिया किसी बॉटल के अंदर जिनकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट है तो वो उसी शेप को अटेन करेगा जिस बॉटल के अंदर वो डाला है। अब आगे लिखा हुआ है कि अ फ्यू टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड्स आर डिस्कस्ड हियर। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में है, किसी और स्टेट के बारे में नहीं है, चाहे वो सॉलिड हो या चाहे वो गैस हो। हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब आ गए हम लोग पेज नंबर 3 के ऊपर, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड हैं किसके साथ, लिक्विड्स के साथ। सबसे पहले इसके अंदर आ गई एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के अंदर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर तब्दील होता है ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड, इनटू गैस फेज, गैस फेज के अंदर, इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीक़ाकार कि जिसके अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि अपनी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है वो चेंज हो जाता है गैशियस फॉर्म के अंदर, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एवापोरेशन है। जैसे कि इस एक्सप्लेनेशन से पहले एक एग्जाम्पल हम इसके इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे हमने कहीं पर बॉईल होने के लिए पानी को रखा और थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उस पानी के अंदर से भाप निकलने लग जाएगी ड्यू टू हीटिंग करने की वजह से। इसकी वजह क्या होती है कि जो लिक्विड था हमारे पास अब वो गैशियस स्टेट, गैशियस फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये भी क्या हुई, एवापोरेशन की एग्जाम्पल है। अब आगे क्या है कि एक्सप्लेनेशन, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, जो प्रोसेस होता है एवापोरेशन का, इज़ अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये रिवर्स होता है कंडेंसेशन, मतलब उलट होता है कंडेंसेशन के। इन कंडेंसेशन के अंदर अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जो गैस होती है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। जबकि एवापोरेशन के अंदर क्या होता है कि एक लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज हो रहा है। एवापोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट बाहर से अंदर ली जाती है सिस्टम के, सिस्टम से बाहर नहीं ली जाती। हीट इवॉल्व नहीं होती बल्कि बाहर से ली जाती है और ये हीट असल में हमारे पास आम तौर पर आती है ड्यू टू बॉइलिंग करने से या हीट करने से। अब क्या है, सच एज, जैसा कि व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, अगर हमने 1 मोल लिया वाटर का जो कि अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद था, इज़ कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स फॉर्म, उसको हमने क्या किया, हीट किया और वो वेपर्स के अंदर चेंज हो गया। इट रिक्वायर्स, उसको चाहिए 40.7 किलो जूल्स, मतलब किलो जूल्स, 1 किलो मतलब 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी उसे बाहर से चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वेपर्स के अंदर चेंज होगा। कितनी एनर्जी, 40.7 किलो जूल्स एनर्जी इसको चाहिए जब ये लिक्विड से गैस के अंदर चेंज होगा। तो अब इसके आगे इक्वेशन लिखी हुई है कि जो वाटर है H2O वो लिक्विड फॉर्म है, इसके बाद वो चेंज हो जाता है इस प्रोसेस से इनटू द वाटर, लेकिन वो वाटर जो कि गैशियस फॉर्म के अंदर है। अब आगे लिखा हुआ है कि इन द लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं, मतलब अपनी जगह से वाइब्रेट करते रहते हैं। अच्छा, वजह क्या होती है
क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस होते हैं कि जिसके अंदर ये रैंडम मोशन भी कर सकते हैं और कि अपनी जगह से टू एंड फ्रो आगे पीछे वाइब्रेट भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोशन, इस मोशन की वजह से दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस मोशन की वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। बट ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी वजह से? मोशन की वजह से। अब जो मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा मोशन स्टेट के अंदर होगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो जितना ज़्यादा मोशन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा है। तो इसकी वजह क्या है कि अब जो मॉलिक्यूल्स कम मोशन करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि इस वजह से सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक जितनी नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज होती है, मतलब तकरीबन बराबर होती है। एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब वो मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा मोशन शो करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एक जितनी होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी एवरेज से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या है, वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन से हासिल हो रही है वो ज़्यादा है एवरेज से, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बढ़ जाती है वो एनर्जी जो मोशन से है। ठीक है, अब मोशन की एनर्जी ज़्यादा है तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो बढ़ेगी किससे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, जो कि अट्रैक्टिव हैं, वो एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं मॉलिक्यूल्स को। एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सरफेस से इस्केप मतलब बाहर जाने की कोशिश करेंगे। और ये प्रोसेस जब वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे सरफेस से तो वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एवापोरेशन। इसको हम ये कह रहे हैं कि ये असल में एवापोरेशन है। अब आगे हम आ गए पेज नंबर 4 के ऊपर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एवापोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा होता रहता है, टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। हर टेम्परेचर के ऊपर कुछ ना कुछ एवापोरेशन होगा, चाहे वो कम एवापोरेशन हो या वो ज़्यादा एवापोरेशन हो, लेकिन कभी एवापोरेशन ख़त्म नहीं होता, हमेशा होता रहता है लिक्विड स्टेट के अंदर। द रेट ऑफ द एवापोरेशन, जो एवापोरेशन की रेट होती है कि 1 मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल कितनी एवापोरेशन हो रही है, ये उसका रेट है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारे पास टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी कुछ ना कुछ एवापोरेशन हो रही होगी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एवापोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। अब हमने उस टेम्परेचर को बढ़ा कर दिया 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमने क्या किया कि 20 डिग्री राइज़ कर दिया टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एवापोरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एवापोरेशन भी बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके बाद लिखा हुआ है कि एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि एवापोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवापोरेशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एवापोरेशन भी कम होगा। अब आगे लिखा हुआ है कि द एवापोरेशन इंक्रीजेज, एवापोरेशन बढ़ता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा कुछ मॉलिक्यूल्स के। जब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बढ़ जाएंगी तो इस्केप करेंगे सरफेस से, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे कि ये असल में हमारे पास एवापोरेशन है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि एवापोरेशन भी बढ़ गई।
अब नीचे एक डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले द मॉलिक्यूल्स हैड सम काइनेटिक एनर्जी, उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन, कुछ ना कुछ मोशन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी मॉलिक्यूल्स के पास उस वक्त जब हमने उनके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया था। तो अब हमने अगले वाले स्टेप में क्या किया, टेम्परेचर इज़ अप्लाइड, टेम्परेचर को हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे लिखा हुआ है कि व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो इट इंक्रीजेज़ द काइनेटिक एनर्जी, उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि सो दैट इट ओवरकम्स, ये बढ़ गई किससे, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा हो गई। रिजल्ट से एवापोरेशन, इसकी वजह से क्या होगा, एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। अब आगे लिखा हुआ है कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होता है। व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज, ठीक है, अगर एक हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स की, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब क्या हुआ कि वो वेपर्स के अंदर चेंज हो गए मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, क्योंकि उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा बढ़ा ली अपनी एनर्जी और वो वेपर्स के अंदर चेंज हो गए। तो फिर क्या हुआ कि द मॉलिक्यूल्स विच आर रिमेनिंग, जो मॉलिक्यूल्स बच गए उनके बाद जो वेपराइज हो गए वो मॉलिक्यूल्स चले गए अब हमारे सिस्टम से। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, विच आर रिमेनिंग, देयर टेम्परेचर फॉल्स डाउन, उनका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, जो ये डेफिशिएंसी कमी हो गई एनर्जी की मॉलिक्यूल्स के पास, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एनर्जी को मतलब कंपनसेट करने के लिए, कि बराबर लाने के लिए जो कमी हो गई है, ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी तो मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो गए, मॉलिक्यूल्स जो वेपराइज हो चुके वो उन्होंने सिस्टम को लीव कर दिया। अब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर बच गए थे उनका टेम्परेचर खुद ब खुद क्या होगा, कम होगा। अब ये टेम्परेचर की कमी को पूरी करने के लिए एक जो लिक्विड स्टेट है वो क्या करेगी, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे ये मॉलिक्यूल्स। जब अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो सराउंडिंग की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो खुद ब खुद कम होगा। जब वो कम होगा तो वी फील द कूलिंग इफ़ेक्ट, तो हमें क्या होगा, कूलिंग का एक इफ़ेक्ट आएगा। किस प्रोसेस की वजह से, आखिरकार एवापोरेशन की वजह से हमें कूलिंग का इफ़ेक्ट महसूस होगा। अब हम आ गए पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इन अवर पाम, हमने अपने हाथ में एक अल्कोहल का ड्रॉप रख लिया। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है। दी अल्कोहल एवापोरेट्स, ये भी लिक्विड स्टेट है, ये भी क्या होगा, एवापोरेट होगा हमारे हाथ से। एंड वी फील द कूलिंग इफेक्ट, यहाँ पर भी हमें कौन सा इफेक्ट महसूस होगा, कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। ये एवापोरेशन की एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द एवापोरेशन, ठीक है, हमें ऐसे फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि एवापोरेशन के ऊपर अपना इफ़ेक्ट रखते हो, मतलब उनको बढ़ाने या उनको कम करने से एवापोरेशन या तो बढ़े या फिर कम हो। आगे लिखा हुआ है एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, एवापोरेशन नीचे दिए हुए कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले आ गया हमारे पास सरफेस एरिया। एवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, हमने ये बोला कि सरफेस से मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं, तो असल में एवापोरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस का फिनोमिना है। आगे लिखा हुआ है कि ग्रेटर इज़ अ सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा द ग्रेटर इज़ द एवापोरेशन, तो एवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ग्रेटर सरफेस एरिया है तो एवापोरेशन ज़्यादा हो रही है, अगर कम सरफेस एरिया है तो एवापोरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आगे नीचे दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारे पास दो लिक्विड थे, वो किसी भी ज़मीन के ऊपर फैले हुए हैं।
अब नंबर 1 के अंदर क्या है, द लिक्विड है लेस सरफेस एरिया। जो फर्स्ट लिक्विड है उसका सरफेस एरिया कम है, कंटेनिंग द लेस मॉलिक्यूल्स, तो इसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे। सो द एवापोरेशन इज़ लेस, जिसकी वजह से एवापोरेशन भी कम होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। अब आगे, द एरिया विच द लिक्विड कवर्स इज़ मोर, वो एरिया जो कि एक लिक्विड कवर कर रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। द मॉलिक्यूल्स आर मोर, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे दैन द फर्स्ट वन से। सो द एवापोरेशन विल बी फास्टर, तो जो एवापोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ये डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर। अब आगे एग्जाम्पल क्या है कि समटाइम्स अ सॉसर इज़ यूज्ड, कभी कभी क्या होता है हम सॉसर को यूज़ करते हैं एक सॉसर को। इफ़ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली, अगर हमें टी को जल्दी जो है वो कूल करना हो, चाय को जल्दी ठंडा करना हो, तो हम उसको सॉसर में डाल देते हैं। सॉसर हम किसको कहते हैं कि जो कप के नीचे जो प्लेट एक डिश हम यूज़ करते हैं उसको सॉसर कह रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज, इसकी वजह क्या है कि एवापोरेशन जो होती है फ्रॉम अ लार्जर सरफेस एरिया से इज़ मोर, वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ अ स्मॉलर सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया से जो कि टी कप का था। कप के अंदर जब टी मौजूद थी, मतलब चाय कप के अंदर थी, तो जो उसका सरफेस एरिया था वो कम था उससे, जब हमने एक चाय को पूरी एक सॉसर के अंदर फैला दिया उससे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉसर से, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़्यादा एवापोरेशन होगी एज़ कम्पेयर टू उस वक्त जब हमारे पास टी मौजूद थी कप के अंदर। अब हम आ गए पेज नंबर 6 के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हेडिंग डली हुई है टेम्परेचर की, तो जो दूसरा फैक्टर इफ़ेक्ट करता है एवापोरेशन को वो है टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ हाई, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो रेट होगा एवापोरेशन का वो भी ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सो दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी के बढ़ने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो उनकी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो एवापोरेशन होगी और ये फिनोमेना कंप्लीट होगा। तो एक तरीके से टेम्परेचर के बढ़ने से एवापोरेशन बढ़ेगी और टेम्परेचर के कम होने से क्या होगा, यही एवापोरेशन कम हो जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 2 ग्लास ऑफ वाटर दिए हुए हैं या फिर 2 कंटेनर्स दिए हुए हैं। एक के अंदर हमने क्या बोला कि वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेस, जो वाटर लेवल था किसी भी कंटेनर का जिसके अंदर गर्म पानी मौजूद है, डिक्रीजेस कम होता है जल्दी दैन द अदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर के मुकाबले में जल्दी कम होता है। बिकॉज द हॉट वाटर एवापोरेट्स, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो एवापोरेट होता है फास्टर दैन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से गर्म पानी ज़्यादा जल्दी एवापोरेट होता है। अब इसकी वजह क्या है एवापोरेट होने की, इसकी वजह ये है कि क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी वेपराइज होंगे, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे, वो वेपराइज होंगे और एवापोरेशन होगी ज़्यादा। अब दूसरा लिखा हुआ है द कोल्ड वाटर इज़ कैप्ट इन अ कंटेनर। अगर हमने क्या किया, एक ठंडे पानी को किसी भी कंटेनर के अंदर रख दिया तो द एवापोरेशन इज़ लेस दैन दी हॉट वाटर, जो हमारे पास एवापोरेशन हो रही है, मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हो तो रहे हैं क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एवापोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर के ऊपर एवापोरेशन होती रहेगी, लेकिन ठंडे पानी के अंदर जो एवापोरेशन होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर, कि हॉट वाटर से कम होगी एवापोरेशन।
अब इसके बाद आएंगे हम पेज नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, द मॉलिक्यूल्स फेस डिफ़िकल्टी, मॉलिक्यूल्स को मुश्किल होगी एवापोरेशन के अंदर। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, असल में एवापोरेशन तभी होती है जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अब अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी कि वो इस बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्रॉस कर सकें। तो इसके लिए एवापोरेशन के अंदर हमें मुश्किल होगी। अब आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल के मुकाबले में वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। देयरफॉर अल्कोहल एवापोरेट्स फास्टर दैन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्कोहल एवापोरेट होता है ज़्यादा आसानी से अगर हम उसको वाटर के साथ कंपेयर करें तो। क्योंकि अगर वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वाटर को हमें ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी उसको वेपरस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी आएगी। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, कम हैं किसकी, अल्कोहल की, तो वो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा आसानी से एवापोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब हमने यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड होंगी किस चीज़ से, लिक्विड से। इसके बाद आ जाता है वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, वो लिखा हुआ है कि द प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, जो कि किया जाता है एक्सर्ट बाय द वेपर्स, किसी भी वेपर से ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि किसी भी एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर इज़ कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इसको हम ये कहते हैं कि ये उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है। मतलब वो प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये उसका वेपर प्रेशर है। अब आगे आ गया पेज नंबर 8। इसके अंदर लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन, के वो रेट के जिसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, के वो प्रोसेस के जिसके अंदर जो है वेपर्स लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इज़ इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर हैं इन द अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर। मतलब वो लिक्विड जो कि वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है या फिर वो वेपर्स जो कि एक लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। द रेट ऑफ वेपराइजेशन, वो लिक्विड जो कि वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, के वो वेपर्स जो लिक्विड के अंदर चेंज हो रहे हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। जब वो एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट हम कहेंगे इसको। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम अ ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब एक लिक्विड है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, वो ओपन है। द मॉलिक्यूल्स एवापोरेट, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एवापोरेट होंगे खुद ब खुद, क्योंकि एवापोरेशन हर वक्त होती रहती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। एंड दे मिक्स अप विद द एयर, और ये क्या करेंगे, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे उस वक्त जबकि हमने उसको कवर नहीं किया, बल्कि उसका जो सरफेस है वो ओपन है। अब व्हेन वी क्लोज आर सिस्टम, अब हमने क्या किया, इसी को क्लोज कर दिया। एवापोरेटेड मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो चुके होंगे वो क्या करेंगे, स्टार्ट गैदरिंग, जमा होने लग जाएंगे ओवर द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने बिल्कुल लीव नहीं किया था वो जमा होने लग जाएंगे। ठीक है, इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली, जब शुरू में होगा प्रोसेस तो क्या होगा कि ये जो वेपर्स बन चुके थे ये कंडेंस होने लग जाएंगे। मतलब वेपर्स से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होने लग जाएंगे स्लोली, बहुत ज़्यादा कम
रेट के ऊपर टू रिटर्न टू लिक्विड स्टेट, ताकि ये वेपर से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएं। आफ्टर सम टाइम, जब कुछ वक्त गुजर जाएगा तो द कंडेंसेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस के जिसके अंदर वेपर्स लिक्विड के अंदर चेंज हो रहे थे, इसको हम कंडेंसेशन कह रहे हैं, ये प्रोसेस इंक्रीज़ होता है। मतलब पहले कम होगा और बाद में बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, एंड अ स्टेज रीचेस, अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसके अंदर द रेट ऑफ एवापोरेशन, वो रेट के जिसके अंदर एवापोरेशन हो रही थी वो बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज हो रहे थे, अब वो बराबर हो जाएंगे कि जब वेपर्स लिक्विड के अंदर एक ही रेट के ऊपर चेंज हो रहे हैं। तो एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो जो एवापोरेटिंग विल बी, जो एवापोरेट हो रहे थे, इक्वल, बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, दोबारा लिक्विड स्टेट के अंदर वेपर से। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर एक ऐसी स्टेट आ जाएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम के ऊपर वो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के ऊपर, ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जो पर्टिकुलर